हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के टॉप 15 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहा था। आज के इस सेशन में हम नेक्स्ट चैप्टर फिजिक्स का ही मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का टॉप 15 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं, राइट। तो इस क्वेश्चन को बेसिक से आप समझ के चलना, बिकॉज ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आते हैं, ठीक है। आप खुद से प्रैक्टिस करना, अगर ना बने तो फिर आप सॉल्यूशन देकर समझ लेना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। वही टारगेट हमारा यही है, टॉप 15 क्वेश्चंस करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। कह रहा है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम फॉलोइंग रिगार्डिंग मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में 4 पॉइंट्स लिख रखा है, हमें चूज करना है कि कौन सा बात इसमें गलत बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। पहली जो बात कह रहा है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इज टेकन टू बी द डायरेक्शन इन विच द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास नीडल रिफ्लेक्ट्स, ठीक है। जैसे मान लो कि ये कह रहा है कि लेट्स सपोज कि मेरे पास मैग्नेटिक कंपास है और इसका ये नीडल है, तो इसकी नीडल, जो इसका नीडल का नॉर्थ पोल है ना, ये जिस दिशा में पॉइंट करेगा ना, वही दिशा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की दिशा कहलाएगी। तो ये बात बिल्कुल सही होती है। हमें पता है कि भैया मैग्नेटिक कंपास का नीडल जिस दिशा में उसका नॉर्थ पोल पॉइंट करेगा ना, उसी डायरेक्शन में मेरा मैग्नेटिक फील्ड होएगा, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल आपको याद रखना है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इसका स्टेटमेंट बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है ऑलवेज क्लोज्ड कर्व बनाती हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, बिकॉज हमें पता है कि जैसे मैं बार मैग्नेट को ले लूँ यहाँ पे, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, तो हमें पता है कि भैया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है ना, ये बार मैग्नेट से नॉर्थ से निकल के साउथ की ओर चली जाती है। तो ऐसे नॉर्थ से निकल के साउथ की ओर जाएंगी और अंदर ऐसे क्लोज्ड कर्व बनाती है। ऐसा नहीं कि ऐसा खुला कर्व बनेगा, नहीं, क्लोज्ड कर्व बनेगा, एक लूप बनेगा, वन कंप्लीट लूप बनाती है, ठीक है। तो नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जाती है, लेकिन एक कंप्लीट क्लोज्ड कर्व यहाँ पे बनाएंगे फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्लोज्ड कर्व्स होती हैं, ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस। भी अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल है और इक्विडिस्टेंस है, तो फिर क्या बोल रहा है, दे रिप्रेजेंट जीरो फील्ड स्ट्रेंथ। भैया कहने का मतलब ये है कि लेट सपोज कि मेरे पास यहाँ पे फील्ड लाइंस पैरेलल है, लेट सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो कि पैरेलल है, ठीक है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है, तो क्या इस पॉइंट, इस जगह पे, इस एरिया में फील्ड स्ट्रेंथ जीरो होगी? फील्ड स्ट्रेंथ मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी? तो भैया जीरो नहीं होगी। जीरो होगी कब? भैया मैग्नेटिक फील्ड जीरो कब होगी? जब एक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट ना हो। बट यहाँ पे इस रीजन में तो भैया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट है ना, इस रीजन की बात करते हैं, यहाँ पे 2 लाइंस प्रेजेंट है, 2 से अधिक भी हो सकती है, लेकिन फील्ड लाइंस तो प्रेजेंट है। पैरेलल हो, नॉन पैरेलल हो, कुछ भी हो, फील्ड लाइंस प्रेजेंट है ना। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रेजेंट है, तो भैया क्यों बोल रहे हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वैल्यू जीरो हो जाएगी? नहीं होगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो नहीं कहलाएगी। बट तो ये स्टेटमेंट जो है ये गलत बोल रहा है, यानी कि यही मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिकॉज ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। और हमको क्या करना था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को ही खोजना था। तो ये जो स्टेटमेंट बोल रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, ये वाला गलत हो जाएगा। तो ये मेरा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम डी की बात कर लेते हैं। डी ऑप्शन जो है ये भी सही है, बिकॉज कह रहा है द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कहने का मतलब ये है कि लेट सपोज कि जैसे यहाँ पे फील्ड लाइंस बहुत पास पास है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत क्लोज है, और यहाँ पे फील्ड लाइंस बहुत ऐसे कुछ दूर दूर है। तो इसको मैं ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ। तो ए पे भैया फील्ड लाइंस बहुत क्लोज है, तो यहाँ का जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और यहाँ पे भैया दूर दूर है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो यही कह रहा है कि भैया स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितने क्लोज है इसके ऊपर डिपेंड करता है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ। अगर ज्यादा क्लोज होंगी फील्ड लाइंस तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, अगर बहुत दूर दूर होंगी तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वहाँ पे कम हो जाएगी। तो ये भी स्टेटमेंट भैया बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। फिर बोला द फेनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भैया हम मैग्नेट को यूज करके इलेक्ट्रिक करंट को इंड्यूस कर देते हैं, ठीक है। तो सबको पता होगा कि भैया कॉइल होता है, कॉइल के अंदर मैग्नेट को मूव कराते रहते हैं, आगे पीछे करते रहते हैं, जैसे जैसे करते हैं तो उसमें करंट इंड्यूस होते रहता है कॉइल के अंदर। तो यही बात यहाँ पे सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर बोल रहा है, प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट इन अ कॉइल ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल। बिल्कुल सही बात कि भैया मैग्नेट और कॉइल के बीच में हम रिलेटिव मोशन कराते हैं, जिसकी वजह से कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस हो जाता है, और इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर है बात, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड नियर स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। तो भैया मान लो मेरे पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर इस प्रकार से है, ठीक है, ठीक है, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, और इस पे करंट भैया ऊपर की तरफ लेट सपोज आई करंट जा रहा है। तो हमें पता है, थंब रूल लगा के हम निकाल सकते हैं कि स्ट्रेट कैरिंग करंट वायर के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न होगा वो कैसा होगा। तो भैया करंट ऊपर की तरफ है, फिंगर को कल कर लेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भैया फील्ड लाइंस हो जाएंगे। और हमें पता है कि जो फील्ड लाइंस होती हैं ये कोसेंट्रिक सर्कल फॉर्म करती हैं। करंट ड्यू टू सॉरी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की पैटर्न होती है वो कोसेंट्रिक सर्कल की तरफ होती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कह रहा है द फील्ड कंसिस्ट ऑफ कोसेंट्रिक सर्कल सेंटर्ड ऑन द वायर, ठीक है, बिल्कुल सही बात। कोसेंट्रिक सर्कल का पैटर्न हमको देखने को मिलता है किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग हमारे पास अगर कंडक्टर है तो उसका फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसा होगा, कोसेंट्रिक सर्कल ही होगा।
बिल्कुल सही बात है, सबको पता होना चाहिए ये बात। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, बोल रहा है द डिवाइस यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट, कौन सा डिवाइस को यूज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस कराने के लिए? तो फर्स्ट आंसर ही सही हो जाएगा, जनरेटर यूज होता है करंट को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, सोलोनॉइड के अंदर जो बोलिए बोला है द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग करंट कैरिंग सोलोनॉइड। भैया सोलोनॉइड कैसा होता है? सोलोनॉइड इस प्रकार से होता है। ठीक, अच्छा, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न होता है ये सेम एज बार मैग्नेट की तरफ होता है। जैसे ये नॉर्थ पोल से निकला बार मैग्नेट की तरफ होता है और साउथ में जाकर ऐसे क्लोज लूप बना लेगा। ठीक है, जैसे यहाँ से निकला और ये क्लोज लूप बना लेगा अंदर जाके। ठीक, ऐसे यहाँ से निकला ऐसे नॉर्थ में जाके साउथ से, सॉरी नॉर्थ से निकल के साउथ में जाके ऐसे क्लोज लूप बना लेगा। सिमिलरली यहाँ से ऐसे जाएगा साउथ से जाके क्लोज लूप बना लेगा। तो इस प्रकार से सोलोनॉइड जैसे बार मैग्नेट का होता था ऐसा ही भैया इसका भी होता है। सोलोनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न होता है, इस प्रकार से होता है। तो पूछा क्या क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन पूछा है द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, मतलब इस सोलोनॉइड के अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का स्ट्रेंथ कैसा होता है, सेम होता है सारे पॉइंट्स पे डिफरेंट होता है, इसकी बात कर लेते हैं। तो भैया अंदर की बात करें सोलोनॉइड के अंदर जो फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसा दिख रहा है, ये सारे फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है। आपको दिख रहा होगा सारे फील्ड लाइंस जो है एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो मैं कहीं पर भी चले जाऊँ, लेट सपोज कि मैं कोई पॉइंट ले लेता हूँ, लेट सपोज मैंने पॉइंट ले लिया एक, मैंने इस पॉइंट को ले लिया, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट ले लिया। तो भैया ए पॉइंट की बात करो या फिर बी पॉइंट की बात करो, क्योंकि ये सारे फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जो है ये पैरेलल है एक दूसरे के, तो सारे पॉइंट्स पे फील्ड लाइन मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी ना ये सेम होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड ए पे और बी पे क्या होंगे, दोनों जगह सेम ही होंगे, बिकॉज फील्ड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है दूसरे के पैरेलल है अंदर की तरफ। अंदर की बात हो रही है, बाहर की बात नहीं हो रही, सोलेनॉइड के अंदर की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, तो अंदर जो है सारे पॉइंट्स पे जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है ये सेम होगी, तो सेम एट ऑल पॉइंट्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, कह रहा है द मोस्ट इंपोर्टेंट सेफ्टी मेथड टू यूज फॉर प्रोटेक्टिंग होम अप्लायंसेस फ्रॉम शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग। या शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए भैया हम पता होगा फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं घरों में। ठीक है, तो ये आसान क्वेश्चन था एक तरीके से। अच्छा जी, फिर बोला है कि द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय। बिल्कुल पता है, सबको पता है कि भैया किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है और उस फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक रूल होता है जिसको बोलते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के यूज से हम फाइंड करते हैं कि भैया फोर्स किस दिशा में लग रही होगी। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगा, तो वही हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स को फाइंड करने के लिए हमारे पास कौन सा रूल होता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल होता है। क्लियर है बात? ठीक है, तो फिर कह रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। भैया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है? तो सबको पता है कि भैया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब ये होता है कि करंट जब भी फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर के अंदर से, किसी भी वायर के अंदर से, तो करंट जो होता है ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से जो मेरा वायर होता है ना वो एक तरीके की चुंबक की तरह, एक तरीके मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। और इसी फिनोमेना को हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट ने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक तरह से प्रोड्यूस कर रखा है, राइट। तो वही बात यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो हमारी ये बात कि भैया जब भी करंट फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर से तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है एंड बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है यानी कि एक तरीके से मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसी को बोलते हैं भैया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, सिंपल सी बात है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लिस्ट प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ना उनकी प्रॉपर्टीज को भैया हमको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, एक तरीके से तो बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? ठीक है, तो पहले बात करते हैं आउटसाइड ऑफ मैग्नेट, ये मैग्नेट की बाहर बात करते हैं। तो अगर मैग्नेट मेरे पास ये है, लेट सपोज कोई मैग्नेट है मेरे पास, ये नॉर्थ पोल, ये होता है साउथ पोल, फील्ड लाइंस कैसे नॉर्थ से निकलेंगी साउथ की तरफ जाके ऐसे मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जाती है और ये क्लोज लूप बनाती है, पता होगा सबको। तो क्या बोल रहा है, आउटसाइड ऑफ मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। बिल्कुल सही बात कि भैया मैग्नेट की बाहर की बात हो रही है, तो मैग्नेट की जो बाहर की बात हो रही है ना, तो मैग्नेट की बाहर क्या होती है, फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है ये नॉर्थ पोल से ऐसे नॉर्थ से निकल रही है और साउथ की तरफ जा रही है। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ डायरेक्शन होती है, मैग्नेट की आउटसाइड की बात हो रही है। ठीक है, सेकंड पॉइंट कर रहा है इनसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट की अंदर की बात हो रही है। तो लेट्स सपोज कि जो मैग्नेट है ना इसके अंदर की बात हो रही है, डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। तो ये देखो ना, मैग्नेट के अंदर जो होगा ये साउथ पोल होगा, ये नॉर्थ पोल होगा, तो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होती है। ठीक है, ये दूसरी पॉइंट। थर्ड पॉइंट कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है क्लोज्ड कर्व्स होती है ऑलवेज। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्लोज्ड कर्व बन रहा होगा, ये क्लोज्ड कर्व बना रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो ऑलवेज ये क्लोज्ड कर्व्स होते हैं। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर वेयर द फील्ड लाइंस आर क्राउडेड।
बिल्कुल सही बात कि भैया जहाँ पे जैसे यहाँ पे फील्ड लाइन्स बहुत क्राउडेड है, बहुत कंजस्टेड फॉर्म में, क्लोजनेस ज़्यादा है, और यहाँ पे बहुत दूर दूर है, ठीक है, क्राउडेड कम है, तो यहाँ पे फील्ड लाइन ज़्यादा होगी और यहाँ पे फील्ड लाइन कम होगी। समझ में आ रही बात? मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा, ये कहने का मतलब है। तो यही कह रहा है कि भैया जहाँ पे फील्ड लाइन्स क्राउडेड होंगे वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, ठीक है बात। अच्छा जी, इसके बाद 5th पॉइंट कह रहा है इसी में कि नो टू फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर। भैया दो फील्ड लाइन्स कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती है? लेट सपोज कि अगर मान लो यहाँ पे दो फील्ड लाइन्स यहाँ पे इंटरसेक्ट कर जाती हैं, ठीक है, लेट सपोज मैं यहाँ पे दो फील्ड लाइन्स को इंटरसेक्ट करा देता हूँ। लेट सपोज ये फर्स्ट फील्ड लाइन था और ये हमारे पास सेकंड फील्ड लाइन था, ठीक, ये दोनों इंटरसेक्ट कर गई इस पॉइंट पे। तो भैया अगर दो फील्ड लाइन्स एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो यहाँ पे दो डायरेक्शन हमको मिलेगा। एक तो भैया यहाँ पे मिलेगा मुझे ये डायरेक्शन, मैं आपसे पूछूं कि भैया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी इस पॉइंट पे, तो आप बोलोगे भैया अगर हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये डायरेक्शन हो जाएगा, और यहाँ पे अगर मैं इस वाले फील्ड लाइन पर डायरेक्शन टेंजेंट ड्रॉ करूंगा ना तो एक ये भी डायरेक्शन मुझे मिलेगा। तो भैया एक ही पॉइंट पे एक इधर डायरेक्शन दिखा रहा है और एक इधर डायरेक्शन दिखा रहा है, यानी एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन थोड़ी हो सकती है ना, एक पॉइंट पे तो एक ही डायरेक्शन हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड का। तो भैया अगर दो फील्ड लाइन इंटरसेक्ट करेंगे तो उसके पास दो डायरेक्शन शो करेगा, जो कि तो पॉसिबल है ही नहीं, बिकॉज तो भैया मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक पॉइंट पे उसका डायरेक्शन एक ही तो होगा, ठीक है। तो कभी भी ऐसा नहीं होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अगर कर जाएंगी तो भैया वहां पे दो डायरेक्शन शो करने लगेगा, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। किसी एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन की तरह हम बात करते हैं, दो दिशा पॉसिबल नहीं होता है किसी एक पॉइंट पे। क्लियर है बात? तो आई होप आपको ये पता होगा पहले से भी, बट आपने अगर इसको अच्छे से याद कर लिया ना, समझ लिया एक बार, तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में माना जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो हमने पढ़ा था, फिंगर को ऐसे परपेंडिकुलर एडजस्ट करो, ये मेरा होता है थंब, ये होता था फर्स्ट फिंगर, ये होता था मेरा मिडिल फिंगर, तो ऐसे परपेंडिकुलरली इनको एडजस्ट करो और ऐसे इनको रखो ताकि जो मेरा ये मिडिल फिंगर है ये करंट की दिशा को पॉइंट करे, और ये जो मेरा फर्स्ट फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को रिप्रेजेंट करे, और जिस दिशा में आपका थंब पॉइंट करेगा ना वही दिशा क्या होगा, आपका फोर्स का दिशा होगा, यानी डायरेक्शन ऑफ फोर्स वही होगा, ठीक है। तो इसी बातों को मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिख रखा है, एक बार पढ़ लेते हैं। स्ट्रेच द फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर, थंब ऑफ योर लेफ्ट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। समझ में आ रही बात? एक दूसरे को परपेंडिकुलर रख लिया है हमने, इन सच अ वे दैट द फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक। द मिडिल फिंगर क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो जिस दिशा में आपका थंब पॉइंट करेगा, द थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि जो हमारा थंब जिस दिशा में होगा उसी दिशा में फोर्स लग रहा होगा, खत्म कहानी। तो ये बात जो है इसको आप ध्यान में रखना, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अ बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटर्स अ चैम्बर मूविंग अलोंग अ मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय द बीम। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, पहले देखो कि अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या होता है। अल्फा पार्टिकल का मतलब कुछ नहीं मेरे भाई, इसका मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज। कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है उसकी बात कर रहा है यहाँ पे, तो अल्फा पार्टिकल मतलब पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इंटर्स अ चैम्बर मूविंग अलोंग मैग्नेटिक फील्ड, भी मेरे पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है इस प्रकार से, और यहाँ पे मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, लेट सपोज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये प्लस चार्ज है, ये इसके अलोंग मूव कर रहा है, यानी कि ये जो इसका मोशन है और ये फील्ड लाइन से ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। मोशन और इस फील्ड लाइन की जो है दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। यहाँ पे बोला है अलोंग मूव कर रहा है, यहाँ पे देखो ना लिखा हुआ है, अ बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इंटर्स चैम्बर मूविंग अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग ही मूव कर रहा है, यानी दोनों एक दूसरे के पैरेलल मूव मतलब पैरेलल ही है, ठीक है बात। अच्छा, तो भैया अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज मेरा राइट की साइड जा रहा है, राइट साइड जा रहा है, तो मैं पूछूं कि भैया पॉजिटिव चार्ज जिस दिशा में जाता है उसी दिशा में क्या होती है, करंट की वैल्यू होती है, करंट उसी दिशा में होती है। तो भैया पॉजिटिव चार्ज अगर राइट साइड जा रहा है तो हमने पढ़ रखा है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कि भैया जिधर पॉजिटिव चार्ज जाएगा उसी दिशा में करंट फ्लो करेगा, और नेगेटिव चार्ज जिधर जाएगा उसके अपोजिट दिशा में करंट फ्लो करता है, ये पता होगा सबको, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज राइट साइड जा रहा है तो भैया मेरा करंट कहाँ जाएगा, ये भी राइट साइड ही जाएगा। समझ में आ रहा है बात? तो भैया करंट मेरा राइट साइड जाएगा। अब ये देखो कि भैया करंट और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दोनों पैरेलल है, तो अगर मेरे पास करंट और मैग्नेटिक फील्ड लाइन दोनों पैरेलल है तो क्या कोई फोर्स लगेगा, नहीं लगेगा भैया। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल सोचो ना, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता था, भैया करंट, ये वाला फिंगर करंट को रिप्रेजेंट करता था, करंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और फोर्स की दिशा जो होती है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री पे अलाइन होते हैं सारे के सारे। तो भैया करंट और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 90 पे होंगे तभी फोर्स लगेगा, और भी फोर्स कितना पे लगेगा, 90 डिग्री के एंगल पे लगेगा, परपेंडिकुलर लगेगा। बट यहाँ पे तो भैया फील्ड लाइंस और करंट पैरेलल है, तो भैया फील्ड लाइंस और करंट पैरेलल है तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगेगा नहीं। जब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगेगा नहीं तो फोर्स को फाइंड नहीं करेंगे, यानी फोर्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, फोर्स कोई नहीं लगेगा, बिकॉज फील्ड लाइंस और
पॉजिटिव चार्ज का जो मोशन है, यानी एक तरीके से करंट बोल सकते हैं, वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। अगर 90 पे होते, ऐसे होते 90 पे, तो फोर्स लगता, ठीक है, 90 पे होते तो फोर्स लगता, बट यहाँ पे पैरेलल है तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। आंसर देख लेते हैं इसका। क्या कह रहा है, एक सेकंड बता देता हूँ। कह रहा है आंसर क्या है, 0 होगा, बिकॉज इट इज बिकॉज बीम इज मूविंग पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव कर रहा है, अगर परपेंडिकुलरली मूव करता है तो फोर्स लगता है, लेकिन यहाँ पे पैरेलली मूव कर रहा है, कोई फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसको एक बार माइंड में सेट कर लेना एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा पूछता है एग्जाम के अंदर, डिस्टिंग्विश बिटवीन बार मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। बार मैग्नेट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, इनके बीच में अंतर क्या होती है, बेसिकली ये बातें हमको लिखना है। तो ऐसे टेबल के फॉर्म में आपको लिखना है आंसर, जैसे यहाँ पे लिखा गया है, एग्जाम में आपको ऐसा ही लिखना है ताकि फुल मार्क्स आपको मिलेगा, ठीक है। तो बार मैग्नेट की बात करते हैं। द बार मैग्नेट इज अ परमानेंट मैग्नेट। कैसा मैग्नेट होता है, इट इज अ परमानेंट मैग्नेट, मतलब परमानेंट मतलब हमेशा के लिए। भैया बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है ना, ये हमेशा लाइफ टाइम के लिए प्रेजेंट होती है, कभी खत्म नहीं होती है, ये परमानेंट मैग्नेट है, ठीक। बट इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, इट इज अ टेम्पोररी मैग्नेट। कैसा मैग्नेट है, इट इज अ टेम्पोररी मैग्नेट। टेम्पोररी के लिए होता है, भैया जब आप करंट दोगे तो ये एक तरीके से मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा, जैसे ही आप करंट की सप्लाई बंद कर दोगे, ये सारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म कर देगा, ये डिमैग्नेटाइज हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्पोररी मैग्नेट, जब हम चाहें तो भैया मैग्नेट प्रोड्यूस बना सकते हैं, जब हम चाहें तो भैया मैग्नेट को खत्म कर सकते हैं, ठीक, ठीक है। फिर देखो भैया यहाँ पे भैया बार मैग्नेट जो है, इट प्रोड्यूसेस कंपैरेटिवली वीक मैग्नेटिक फोर्स। ये बार मैग्नेट जो फोर्स लगाता है ना किसी दूसरे मैग्नेट के ऊपर या फिर दूसरे चार्ज पार्टिकल के ऊपर, ये फोर्स की वैल्यू वीक होती है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है, इट प्रोड्यूसेस अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स। भैया इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बेस्ड होता है, इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो भैया मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये ज्यादा फोर्स लगाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, किसी दूसरे सब्सटेंस पे ज्यादा फोर्स लगाता है एज कम्पेयर टू बार मैग्नेट, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ द बार मैग्नेट कैन नॉट बी चेंज। भैया बार मैग्नेट जो होता है ना, इसका स्ट्रेंथ चेंज नहीं कर सकते हैं, नेचर ने जिसको जितना इसको स्ट्रेंथ दे दिया, जितना इसको कैपेसिटी दे दिया है ना, जीवन भर के लिए, लाइफ टाइम के लिए उसके पास उतना ही स्ट्रेंथ रहेगा, ना उसका स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं ना ही कम कर सकते हैं, ठीक है। जितना फोर्स लगाता था जीवन भर उतना ही फोर्स लगाते रहेगा, राइट। बट भैया इलेक्ट्रोमैग्नेट में ऐसा बात नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का हम स्ट्रेंथ चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, दो तरह के मेरे पास चांसेस ऑप्शन हैं चेंज करने के स्ट्रेंथ को इलेक्ट्रोमैग्नेट का। एक तो भैया आप करंट की वैल्यू बढ़ा दो, भैया इलेक्ट्रोमैग्नेट में भैया अगर करंट की वैल्यू बढ़ा देंगे, करंट खूब ज्यादा भेजेंगे, तो भैया खूब ज्यादा मैग्नेटाइज होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट और पावरफुल होगा, स्ट्रेंथ बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रेंथ को हम चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द करंट। करंट की वैल्यू चेंज करते जाओ, आपका स्ट्रेंथ चेंज होते जाएगा। ये तो पहली कहानी। सेकंड क्या चीज कर सकते हैं, सेकेंडली आप कर सकते हो कि भैया जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है ना, वो कॉइल्स उससे मिलकर बना होता है, तो जो कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है, जो नंबर ऑफ टर्न्स है कॉइल का, जो उस पर गोले लपेटे गए होते हैं ना, जैसे ये मान लो कॉइल है, ठीक है, इसके ऊपर ऐसे, इसके ऊपर हमने यहाँ पे कॉपर का या फिर हम इंसुलेटेड कॉपर वाले को यहाँ पे ओन्ड कर देते हैं, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स को मैं बढ़ाते जाऊँ, ठीक है, लपेटी जो हमने यहाँ पे लपेट रखा है ना, इसको मैं अगर बढ़ा दूँ, खूब नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर दूंगा, तो भी जो होगा मेरा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो होगा इसका इलेक्ट्रोमैग्नेट का, ये ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो दो तरीके के हमारे पास ऑप्शन होते हैं किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ चेंज करने का। एक तो भैया यहाँ पे लिखा हुआ है, हम क्या कर सकते हैं, बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन इट्स कॉइल। कॉइल के अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं उनको चेंज कर दो, ठीक है। और बाय चेंजिंग द करंट पासिंग थ्रू, भैया जो करंट पास कर रहा है उसके अंदर से, उस करंट को चेंज कर दो, आपका उसका स्ट्रेंथ चेंज हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट का। क्लियर है बात। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बार मैग्नेट के अंदर, द पोलरिटी ऑफ बार मैग्नेट इज फिक्स्ड एंड कैन नॉट बी चेंज। बिल्कुल सही बात है भैया, जो बार मैग्नेट का पोलरिटी होता है ना, पोलरिटी मतलब जैसे ये बार मैग्नेट होता है, तो पोलरिटी मतलब ये जो साउथ नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल होता है ना, इसी को बोलते हैं पोलरिटी। तो हमेशा जीवन भर के लिए इस बार मैग्नेट के पास यही पोलरिटी होने वाली है, नॉर्थ पोल लेफ्ट साइड होगा, साउथ पोल राइट साइड होगा, पोलरिटी को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इट इज ऑलवेज फिक्स्ड बार मैग्नेट के लिए। बट भैया मेरे पास अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट आ जाए ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट का हम पोलरिटी चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं भैया, आप क्या करो, करंट के जो डायरेक्शन है ना उसको चेंज कर दो। करंट लेट सपोज इधर की तरफ फ्लो कर रहा था, आप उसको अपोजिट कर दो फ्लो, ठीक है, अपोजिट करा दो। तो जैसे ही आप डायरेक्शन चेंज करोगे करंट का, ठीक है, तो आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो पोलरिटी है ये चेंज हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। लेट सपोज इधर नॉर्थ था, इधर साउथ था, ठीक है, तो आपने जैसे ही करंट का डायरेक्शन चेंज करेगा तो आपका यहाँ पे साउथ हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्थ हो जाएगा इस साइड, ठीक है। तो पोलरिटी चेंज कर सकते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का, बट बार मैग्नेट का पोलरिटी चेंज नहीं हो सकता है। क्लियर है बात। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एक प्रकार से, और सारा आपका रिवाइज भी हो चुका है यहाँ पे, बार मैग्नेट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो है बोल रहा है, मेंशन एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ एन अर्थ वायर, व्हाई इट इज नेसेसरी टू अर्थ मेटेलिक एप्लायंसेस। पहले तो कह रहा है ये मेंशन एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ अर्थ वायर, ये अर्थ वायर जो हम लगाते हैं, अर्थिंग करते हैं ना, उसका फंक्शन क्या होता है, काम क्या करता है, उसको एक्सप्लेन करना है। और फिर बोल रहा है कि क्यों हम मेटेलिक एप्लायंसेस को अर्थ करते हैं, यानी अर्थिंग क्यों करते हैं। तो मैं एक बार आपको थ्योरी दे देता हूँ, फिर मैं आपका सोल्यूशन दिखा दूंगा जो यहाँ पे लिखा हुआ प्रिंटेड फॉर्म में। देखो समझो ध्यान से, जितने भी हमारे पास अप्लायंसेस यूज करते हैं घरों में, जैसे मान लो हमारे पास आयरन है, इलेक्ट्रिक आयरन है,
इलेक्ट्रिक आयरन जो होता है ना, वो आयरन जो है वो मेटल के बॉडी से बना होता है, मेटल के बॉडी से बना होता है। तो मान लो ये आयरन का जो नीचे वाला पार्ट मेटल का होता है, ऊपर मेरे पास जो पकड़ते हैं वहाँ पे वो तो भैया प्लास्टिक का होता है ना, या ठीक है नॉन कंडक्टर होता है ऊपर का, बट ये तो भैया मेटल है, ये तो कंडक्टर है ना, इससे तो इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है, करंट पास कर सकता है। तो लेट सपोज बाई चांस, लेट सपोज कहीं चूहा जो है तार काट दिया, तो जैसे ही तार, जो कटा हुआ तार है ना, जैसे ही मेरे पास मेटलिक पार्ट के साथ टच करेगा ना, तो भैया इस मेटल के बॉडी में भी करंट चलाएगा। अब मान लो हम आयरन कर रहे थे कपड़ा, हमें क्या पता है कि तार कटा है, कहाँ कहाँ नहीं कटा है, ये मेटल बॉडी से कांटेक्ट में है कि नहीं है। हम आराम से आयरन कर रहे थे और गलती से हमने मेटल बॉडी छू दिया, तो जैसे ही हमने इसको टच किया, हमको क्या फील होगा? इलेक्ट्रिक शॉक फील होगा, हमको करंट फील होगा, ठीक है, हमको झटका मारेगा। तो इस चीज को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, जो मेटल बॉडी होता है ना किसी भी अप्लायंसेस का, उस बॉडी, मेटल बॉडी से एक वायर हम क्या करते हैं, अर्थ में डाल देते हैं, अर्थिंग जिसे कहते हैं, ठीक है। वहां से मेटल बॉडी से एक वायर, हम अर्थ वायर जिसे कहते हैं, अर्थ वायर को हम अर्थिंग में डाल देते हैं, ठीक है। ताकि क्या हो, बाई चांस अगर ये मेटल बॉडी किसी कटे हुए वायर के कांटेक्ट में आएगा, तो इसके अंदर जो भी करंट पास करेगा ना, वो करंट मेरे बॉडी से ना जाके अर्थ वायर से होके पृथ्वी के अंदर यानी कि अर्थ में चला जाएगा। अर्थ जो होता है ना, ये बहुत अच्छा एक तरीके से करंट को चाहने वाला चीज होता है, भूखा होता है करंट का। हमारा बॉडी और अर्थ की अगर बात करें, तो हमारा बॉडी जो है ये करंट का उतना भूखा नहीं है जितना अर्थ है। अर्थ को भी तुम जितना भी करंट दे दोगे ना, वो करंट को खा जाएगा। चाहता है अर्थ कि भैया हमको करंट मिले, तो भैया मेटल बॉडी के पास जो भी लेट सपोज करंट आ रहा है, तो हमने अर्थिंग कर रखा है, तो अगर हम टच भी करते हैं ना, तो करंट मेरी बॉडी से नहीं जाएगा, अर्थ कहेगा कि भैया करंट के भूखे तो हम हैं, हमसे टक्कर कौन है, तो करंट को सारा अपने अंदर पचा जाएगा, खा जाएगा। तो करंट अर्थ वायर से होकर अर्थ पृथ्वी में चला जाएगा, मेरे बॉडी से करंट पास नहीं करेगा। इसलिए हम एकदम सेफ रहेंगे, कोई करंट फील नहीं होगा, कोई झटका प्रोड्यूस हमारे बॉडी में नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, मेटलिक अप्लायंसेस को अर्थिंग कर देते हैं, ठीक है, अर्थिंग कर देते हैं। तो इन्हीं बातों को यहाँ पे इंग्लिश में लिखा गया है, एक बार पढ़ लेना। मेनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज ऑफ डेली यूज लाइक इलेक्ट्रिक प्रेस, हीटर, टोस्टर, रेफ्रिजरेटर, टेबल फैन एक्सेट्रा हैव मेटलिक बॉडी, ठीक है। इफ द इंसुलेशन ऑफ द एनी ऑफ दिस अप्लायंसेज मेल्ट एंड मेक्स कांटेक्ट विद अ मेटलिक केसिंग, द पर्सन टचिंग इट रिसीव द सर्व इलेक्ट्रिक शॉक, झटका फील होगा टच करने पे। दिस इज ड्यू टू द रीजन, ठीक है, खत्म। यहाँ पे ऑब्वियसली द इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो थ्रू द बॉडी ऑफ द पर्सन हु टचेस द अप्लायंसेज, ठीक है, हमारे अंदर से टच करने पर करंट पास करेगा। बट टू अवॉइड सच सीरियस एक्सीडेंट, इसको अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, मेटल बॉडी को हम क्या कर देते हैं, अर्थिंग कर देते हैं। सिंस द अर्थ जो होता है ना, ये सारे करंट को अपने अंदर खा जाता है, करंट भी हमारे बॉडी से पास नहीं करेगा, करंट सारा फ्लो कर जाएगा अर्थ के अंदर, ठीक है। और इस प्रकार से हमारा बॉडी जो होगा ये शॉक, झटका खाने की से बच जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। ये है क्वेश्चन जो है, ये केस बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं इस प्रकार के, कुछ स्टेटमेंट लिखा होगा, फिर उसके अंदर कुछ पॉइंट्स दिए होंगे क्वेश्चन के फॉर्म में, ठीक है, और हमको सॉल्व करना पड़ता है। तो मैं आपको ये कहूंगा कि भैया इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं, ये बड़ा जो स्टेटमेंट दिख रहा है ना, आप इसको पढ़ने के बजाय, ठीक है, आप इसको मत पढ़ो, एक सेकेंड, आप इसको बिल्कुल मत पढ़ो इतने बड़ा स्टेटमेंट को। आप सीधे क्या करो, आप ये पढ़ने के बजाय सीधे क्वेश्चन पे जंप कर जाओ, ये मत पढ़ो, इतना बड़ा कौन पढ़ेगा, टाइम उतना होता नहीं एग्जाम के अंदर। तो आप सीधे क्वेश्चन को जंप करो, क्वेश्चन आपके बनते जाएंगे, और कहीं फंसोगे तो फिर आप इस स्टेटमेंट को देख लेना लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि द मैग्नेटिक फील्ड, एक सेकेंड, द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद अ करंट कैरिंग ए स्ट्रेट कंडक्टर इज इन एंटी क्लॉक डायरेक्शन। भैया हमारे पास जो है, एक हमारे पास करंट कैरिंग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, लेट्स सपोज कि मेरे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, इस पे करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, यानी हमारे ये डायरेक्शन होगा मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज का, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, इस प्रकार से होगा डायरेक्शन, करंट ऊपर की तरफ जा रहा था। हमने क्या किया कि भैया इफ द कंडक्टर वाज हेल्ड हॉरिजॉन्टली, हमने हॉरिजॉन्टली इसको इस प्रकार से रख दिया, तो ये पहले करंट ऊपर जा रहा था, करंट किधर जाएगा, अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल कर देंगे तो करंट इधर लेफ्ट की तरफ जाएगा। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की दिशा क्या होगी, तो ये होता है ईस्ट डायरेक्शन, ये होता है वेस्ट डायरेक्शन। तो करंट का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ठीक है। तो यही हम आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार देख लेते हैं। करंट का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, ईस्ट डायरेक्शन से वेस्ट डायरेक्शन की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट की तरफ हो जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, नेम एंड स्टेट द रूल अप्लाई टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए कौन सा हम रूल लगाते हैं, उसको नाम लिखो और उसको स्टेट भी, उसका जो स्टेटमेंट है उसको लिखो, ठीक है। फॉर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, भैया हमारे पास स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होती है ना, उसका पैटर्न कैसा होता है, इसको कौन बताता है। तो इसको बताने के लिए हम यूज करते हैं रूल, इसको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। क्या करते हैं कि भैया ये मान लो मेरे पास स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर करंट ऊपर जा रहा है तो आपको थंब को करंट की ओर रखना है, ऊपर करंट है तो भैया थंब को ऊपर की तरफ रखो, और आपने फिंगर्स कर्ल करना है, अगर फिंगर्स जिस दिशा में कर्ल होगी वही दिशा में आपका क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी,
तो यहीं पे यहाँ पे लिखा हुआ है राइट हैंड थंब रूल हम यूज करते हैं फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। फिर बोला है इसका स्टेटमेंट कैसा होता है, इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, इन योर राइट हैंड सो दैट योर थम्स पॉइंट डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ फिंगर्स इन सर्कलिंग द वायर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या जिस दिशा में हम वायर अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे वही दिशा में क्या हमें मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसी का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में कह रहा है रामू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट टू स्टडी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट अराउंड अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास, ठीक है। हमारे पास कोई उसके पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो इसके अराउंड जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ना उसको स्टडी करने के लिए रामू क्या करता है, मैग्नेटिक कंपास को हेल्प लेता है। तो भैया हमको पता है कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, ये कोसेंट्रिक सर्कल होता है। कैसा होता है, कोसेंट्रिक सर्कल होता है, इस प्रकार से कोसेंट्रिक सर्कल, ठीक है, ये आपको पता होगा कोसेंट्रिक सर्कल होता है। तो ही रिपोर्ट्स दैट, क्या वो पता करता है कि द डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक कंपास इंक्रीजेस, ठीक है। मैं इसको पहले रब कर देता हूँ फिर आपको फिगर ड्रॉ करूंगा। क्या कह रहा है कि उसने क्या किया, पहले एक्सपेरिमेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करने के लिए किसी लॉन्ग स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर का, ठीक है। तो क्या कहता है, क्या है उसको दो चीज मिलता है, कहता है द डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक कंपास इंक्रीजेस व्हेन द कंपास इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कंडक्टर। जैसे जैसे कंपास को कंडक्टर से दूर ले जा रहे हैं ना, तो जो डिफ्लेक्शन हो रहा है निडल में, कंपास के निडल में, वो इंक्रीज करता जा रहा है। तो क्या स्टेटमेंट ये सही है गलत है, ठीक है, ये पता करना है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही कर रहा है, ये हमको लग रहा है कि स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज अगर मेरे पास लेट सपोज ये मेरे पास कोई स्ट्रेट वायर है, तो हमको पता है कि स्ट्रेट वायर के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड कोसेंट्रिक सर्कल होते हैं, और जैसे जैसे सर्कल की साइज बढ़ती जाएगी भैया दूर जाने पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। तो जैसे जैसे हम वायर के दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ रही है, यानी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो जा रही है, यानी जो हमारे पास कंपास की नीडल की डिफ्लेक्शन होगी ना वो भी कम होती जाएगी। बट यहाँ पे बोल रहा है कि भैया जैसे जैसे दूर जाएंगे तो कंपास की जो नीडल है उसकी डिफ्लेक्शन क्या होने वाली, इंक्रीज करने वाली है। बट ये तो होता नहीं है, डिक्रीज होता है, यानी एक तरीके से स्टेटमेंट ये क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। बी ऑप्शन में क्या हो रहा है, द डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक कंपास इंक्रीजेस व्हेन द करंट थ्रू द कंडक्टर इज इंक्रीज। भैया डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास इंक्रीजेस व्हेन द करंट, ये जब हम करंट की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे तो जो डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, ये ज्यादा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, बिकॉज करंट की वैल्यू बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी ये बढ़ जाएगी, और स्ट्रेंथ बढ़ने से भैया जो डिफ्लेक्शन होगा हमारे पास कंपास के अंदर ये भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है बिल्कुल, ये स्टेटमेंट ए वाला गलत है। पूछा क्या है क्वेश्चन में, व्हिच ऑफ द अबव ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्टूडेंट अपीयर्स टू बी रॉन्ग, कौन सा गलत है। तो ए ऑप्शन जो है यहाँ पे, ए वाला ऑब्जर्वेशन जो है ये रॉन्ग है। और क्यों है, बिकॉज ये स्टूडेंट कह रहा है कि दूर जाने पर मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है ये बढ़ रही है, बट ऐसा होता नहीं है। दूर जाने पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, बिकॉज सर्कल्स दो तीन की साइज बढ़ती जाती है दूर जाने पे, तो दूर जाने पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाती है, ठीक है। तो ये इसका स्टेटमेंट, इसका रीजन हो जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे की जो हम लेक्चर्स लेके आएंगे उसमें नेक्स्ट चैप्टर के हम टॉप क्वेश्चंस को करने वाले हैं, ठीक है। तो तक के लिए पढ़ाई करते हैं, ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे।